हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का पता है तो हम उसकी पोलैरिटी बता सकते हैं, उसकी पोलैरिटी के बारे में ही वो बताएगा। जैसे कि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट की, उतनी ही ज़्यादा उस बॉन्ड की पोलैरिटी होगी। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ही उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, डाइपोल क्रिएट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है HF, HCl, HBr, HI में देखते हैं तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से H डेल पॉजिटिव और H डेल नेगेटिव, ये जो H डेल पॉजिटिव और जो F डेल नेगेटिव, उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर चार्जेस आएंगे, पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो HF की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2 है या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है? क्योंकि जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें कोई चार्जेस का सेपरेशन नहीं है, कोई भी चार्जेस इसके ऊपर नहीं आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की क्या है? सेम है। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा और डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड जो एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है। 100% में से वो कितना परसेंट आयनिक नेचर होगी। तो सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है HCl का, वो हमें कैलकुलेट करना है। और जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो ऑब्जर्व किया है डाइपोल मोमेंट, वो कितना है? 1.03 टी/। और बॉन्ड लेंथ कितनी है HCl की? 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो अगर जो HCl मॉलिक्यूल है, अगर वो 100% आयनिक है, अगर वो 100% आयनिक हो, HCl के बीच में जो बॉन्ड है 100% आयनिक बॉन्ड होगा, तो ईच एंड जो हर एक जो एटम है इसके अंदर, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो हर एक एटम है उसके ऊपर 1 यूनिट चार्ज होगा। अगर 100% आयनिक करेक्टर हुआ तो 1 यूनिट चार्ज आएगा। और जो 1 यूनिट है उसके वैल्यू कितनी होगी? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो बॉन्ड लेंथ है वो दे रखी है यहाँ पे। तो 100% आयनिक बॉन्ड अगर हम मान के चलें तो उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर तो उसका डाइपोल मोमेंट जो न्यू आयनिक है, डाइपोल मोमेंट न्यू आयनिक क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि 100% आयनिक बॉन्ड है। तो न्यू आयनिक इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। चार्जेस ये इतना लेना है हमें 1 यूनिट के इक्वल। और डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस दे रखी है वो यहाँ पे एंगस्ट्रोम में दी गई है। जो 1 एंगस्ट्रोम है वो कितना है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 10⁻⁻8 यहाँ पे लिखा गया है, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। जो न्यू आयनिक आया है लास्ट में वो कितना है? 6.12 डिबाई, क्योंकि जो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है उसकी जगह पे क्या लिखा गया है? डिबाई लिखा गया है। और जो न्यू ऑब्जर्व्ड है, जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है वो कितना है? 1.03 डिबाई गिवन है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम कैसे निकालेंगे? जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है वो डिवाइडेड में जो डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट किया है, बस जो कि 100% जब बॉन्ड आयनिक माना था, इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट आया है वो टोटल 100% आयनिक होगा तब का डाइपोल मोमेंट। और जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है उनकी जो रेशो होगी वो क्या है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर।
इसी तरीके से जो सेकंड सैंपल प्रॉब्लम है वो सेम होगी ऐसे के ऐसे। और फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, इन डिटरमाइनिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमेट्री हम किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे बता सकते हैं? अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसका कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है अगर वो कुछ न कुछ उसकी वैल्यू है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल होगा। जब भी कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई 0, उसका डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, जब 0 वैल्यू आई है तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो हमें ये शेप के बारे में बताता है, कौन से मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल होगी और किसकी नहीं होगी। डाइपोल मोमेंट अगर हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम ये बता सकते हैं कुछ न कुछ वैल्यू होगी तो वो कैसा है, उसको पोलर बोलेंगे हम, और वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसका। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जैसे BF3CH4 CCl4, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। एंड जो फोर्थ एप्लीकेशन है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में पता लगा सकते हैं हम, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता है हमें, किसी कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी दो फॉर्म है, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांस। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम इस तरफ और एक क्लोरीन एटम इस तरफ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों क्लोरीन एटम सेम साइड है, ये भी ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ, तो कैसा होगा? सिस फॉर्म इसको बोलते हैं, सिस आइसोमर। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक क्लोरीन एटम ऊपर की तरफ है और एक क्लोरीन एटम नीचे की तरफ है, तो वो कौन सा आइसोमर होगा? इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो ये है कि जो सिस आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अगर हमें ये बताया गया है जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथीन है और उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दोनों की बताई गई है, जो ट्रांस है उसका डाइपोल मोमेंट 0 है और सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो किसी का भी अगर डाइपोल मोमेंट हमें पता है, ये बोला गया है कि इस फॉर्म का तो डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 नहीं है और इसका 0 है, मतलब हम समझ जाएंगे जो ट्रांसफॉर्म है उसका कम होगा और जो सिस फॉर्म होगी उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है हम वो क्या बताएंगे? वो सिस फॉर्म रहेगी। एंड लास्ट एप्लीकेशन, ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर के बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर ये जैसे स्ट्रक्चर ये बनाते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्लोरीन, तो इसकी ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, इस पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है। ये 1 है, ये 2 वाली पोजीशन, और ये 3 जो पोजीशन है, तीसरा कार्बन एटम, वो होती है मेटा पोजीशन। कौन सी होगी? मेटा। और ये वाला जो कार्बन है वो कौन सी पोजीशन होगी? पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। तो तीनों फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। एक क्लोरीन ये है 1 पोजीशन पे, ये दूसरा 2 पे है, ये ऑर्थो फॉर्म, ये 3 पे है तो मेटा फॉर्म, और ये जो 4 पे है 1 और 4 वो कौन सी है? पैरा फॉर्म। तो जो पैरा आइसोमर होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0, जब यहाँ पे दोनों एटम क्या है? सेम है। और मेटा का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा और ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमें जैसे ये मॉलिक्यूल है और इसके आइसोमर यहाँ पे बताए गए हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा, तो हम क्या बता सकते हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो क्या है? ऑर्थो पोजीशन, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।